Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and in today's session I will discuss with you mastering legal aptitude passage, quick tips for online passage solving with error free readings. तो आज के लेक्चर में आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पैसेज को कितनी जल्दी फास्ट रीडिंग करके बहुत ही कम समय में बिना मिस्टेक किए पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जनरली आप मान के चलें कि 1 मिनट ही मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या अगर आप ऐसे माने कि एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 5 मिनट मिलेंगे, तो एक पैसेज आपको पढ़ना है 5 मिनट में ही और उसमें जनरली 5 क्वेश्चंस होंगे तो पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपको पहले से ही कुछ टेक्निक्स पता हैं, कुछ ट्रिक्स पता हैं, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि आप किस तरह से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द वीडियो, नाउ वी कम टू पैसेज। तो पैसेज है हमारा आर्टिकल 245 टू 254 से। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर आपको पैसेज की इंफॉर्मेशन पहले से ही है, मींस जिस टॉपिक पर वो पैसेज बेस्ड है, अगर वो टॉपिक पहले से आपको आता है या उसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, तो ये आपके लिए काफी इजी होगा कि आप उसको थोड़ा कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए पैसेज बिल्कुल नया है तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी का फेस करना पड़ेगा या थोड़ी आप डिफिकल्टी फेस करोगे। ठीक है, अब आप देखिए तो ये हमारा पैसेज जो है ये है आर्टिकल 245 टू 254 पर, और ये टॉपिक फॉल करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस पर। अब देखिए, सेंटर और स्टेट के 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, और थर्ड होता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो आज का जो हमारा पैसेज है इट इज बेस्ड अपॉन द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। अब ये लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, और 3 लिस्ट में पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी का नाम है स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो प्राइमरीली किसका है? पार्लियामेंट का है। मतलब केवल पार्लियामेंट ही ऐसे सब्जेक्टों पर कानून बना सकती है। जो दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें 61 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? स्टेट लेजिस्लेचर का। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, यानी कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, और वो बात हम कहां डिस्कस करेंगे? इस पैसेज में पढ़ेंगे, और इसी के बेस पर कुछ आपको क्वेश्चंस होंगे। थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 66 सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट का भी है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी है। लेकिन अगर एक ही विषय पर पार्लियामेंट भी कानून बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाती है, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून प्रिवेल करता है अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है स्टेट के कानून में और पार्लियामेंट के कानून में। अब देखिए, अब हम बात करें आर्टिकल 246 की, तो आर्टिकल 246 ये कहता है कि डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। क्विकली अगर हम इसको पढ़ें तो आर्टिकल 246 कहता है ऑर्गेनाइजेस सब्जेक्ट मैटर इनटू द 3 लिस्ट। तो ये वही बात करता है जो भी अभी मैंने आपको बताया। 248 जो है वो रेजिडुअरी पावर या रेजिडुअल पावर देता है पार्लियामेंट को किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट किस इन तीनों लिस्ट में फॉल नहीं करता और उस सब्जेक्ट पर कानून बनाना है, तो क्वेश्चन ये आता है कि उस पर कानून
कौन बनाएगा, यानी कि लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी या पार्लियामेंट बनाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही व्यवस्था की गई है, और वो व्यवस्था कहां पर है, आर्टिकल 248 में। तो आर्टिकल 248 ये रेजुडरी पावर देता है पार्लियामेंट को किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने की जिस विषय पर, जो विषय किसी भी 3 लिस्ट में फॉल नहीं करता। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। 249, 250 और 252, इस पे देखें, यहां पर एक आर्टिकल है 249। 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेजोरिटी से, और उस रेजोल्यूशन पास करने के बाद राज्यसभा ये कहती है कि ये देश के इंटरेस्ट में होगा कि अगर पार्लियामेंट स्टेट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन इस बात का पास किया कि अगर पार्लियामेंट स्टेट के किसी सब्जेक्ट पर, यानी कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाए तो ये देश के इंटरेस्ट में होगा, तो उस रेजोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि पार्लियामेंट उस विषय पर कानून बना सकती है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 250। तो देखिए, जब इमरजेंसी होती है, या तो स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, तो या नेशनल इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट के लिए कानून बना सकती है, क्योंकि उस समय हमारा क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो यूनिटरी हो जाता है। यूनिटरी का मतलब है कि जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश का, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो हमारा सिस्टम फेडरल ना रहकर यूनिटरी बन जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पावर जो है वो किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट के सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट है 252, ये कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट उनके किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाए, तो उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और यहां पर अगर ऐसा कानून किसी थर्ड स्टेट को सूटेबल लगता है उसकी कंडीशन के हिसाब से, तो थर्ड स्टेट उस कानून को एक्सेप्ट कर सकता है। 253 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट को किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देना है, तो वो उस स्थिति में स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट को ज्यादा पावर इसलिए दी गई है क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और उसको लागू करने के लिए स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाने की आवश्यकता है, और स्टेट में किसी दूसरी सरकार या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और वो पार्लियामेंट को ऐसा नहीं करने देती, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 253 में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। पहला है हमारा, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पासिस अ लॉ ऑन a concurrent list matter related to environmental protections that require all industries to adhere to a specific emission standard. Later, legislature of a particular state enacts a law with a conflicting standard but receive presidential assent. अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझते हैं, पार्लियामेंट जो है एनवायरमेंटल मैटर पर या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर एक कानून बनाती है, और इस कानून को फिर इसी सब्जेक्ट पर स्टेट भी कानून बनाता है, और स्टेट के कानून को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है। मीनवाइल आफ्टर 2 years पार्लियामेंट अमेंड द ओरिजिनल लॉ, यानी कि जो कानून पार्लियामेंट ने पहले बनाया था उसी को पार्लियामेंट फिर से अमेंड करती है, टू द स्ट्रेंथन द एमिशन रिक्वायरमेंट मेकिंग इट स्ट्रिक्टर देन बोथ द स्टेट एंड ओरिजिनल सेंट्रल स्टैंडर्ड। यानी कि जो पार्लियामेंट ने पहले कानून बनाया था उस पार्लियामेंट ने अपने ही उस कानून में बाद में फिर अमेंडमेंट करा और उस कानून को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया जो कि पहले था। In the light of Article 254, how would the conflicting standard be handled and which law would ultimately prevail in the state if the matter were to be challenged in the court?
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी से, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। अब हम इसका देखते हैं। The state law with presidential assent continue to apply within the states as it was approved by the president. Second, the amended central law override the state law, given that parliament has exclusive power to legislate on the concurrent matter. Both the amended central laws, अब देखिए यहाँ पर आंसर है इसका, अगर हम देखें पहला तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, दूसरा आंसर इसका सही है। क्यों सही है? कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी ये कहता है कि अगर दोनों कानूनों में कहीं भी कंफ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून प्रिवेल करता है। तो यहां पर अगर देखें हम, तो यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया पहला कानून, और फिर पार्लियामेंट ने अपने उस कानून को फिर से अमेंड कर दिया, और यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून, उन दोनों में कंफ्लिक्ट है, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का। तो दैट इज द रीजन आंसर बी इज करेक्ट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। During a national emergency declared due to an economic crisis, Parliament enacts a law on a matter listed in the state list, mandating centralized control over the agriculture pricing across all the states. 6 months after the emergency ceases, state legislature of Punjab decided to enact its own law on agriculture pricing. तो देखिए क्या है, इमरजेंसी की सिचुएशन में पहले पंजाब के सब्जेक्ट पर, पंजाब में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पर कानून किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। और बाद में 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस, यानी कि 6 महीने के बाद जब इमरजेंसी बंद हो गई या इमरजेंसी खत्म हो गई, तो पंजाब फिर से उसी सब्जेक्ट पर कानून बनाता है। दैट इज लेस रेस्ट्रिक्टिव, अलाइनिंग विद द लोकल एग्रीकल्चर नीड्स। अंडर आर्टिकल 250, व्हेन वुड पंजाब लॉ on agriculture pricing become effective? तो कब ये इफेक्टिव होगा? And what limitation if any would parliament's emergency law have on the state legislative power post emergency? यानी कि what limitations if any would parliament emergency law, यानी कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, क्या उस कानून का स्टेट ऑफ पंजाब पर कोई लीगल इफेक्ट होगा या नहीं होगा? हम पढ़ते हैं। पंजाब्स लॉ would immediately supersede the central law upon its enactment, यानी कि जैसे ही कानून बना ऐसे ही सुपरसीड कर देगा, ये नहीं है, गलत है। सेकंड है, पंजाब लॉ कैन बी enacted but would only come into force 6 months after the emergency ceases। तो यहां पर कब आएगा ये कानून? 6 महीना पूरे होने के बाद ही ये कानून लागू होगा, जैसा कि आर्टिकल 250 में दिया हुआ है, जो कि हमने पैसेज में पढ़ा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। Now we come to next question. Third question is, the Rajya Sabha passes a 2/3 resolution deeming it necessary for Parliament to legislate on a specific state list matter, water resources management। तो यानी कि ये राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है, और उस रेजोल्यूशन में राज्यसभा ये कहती है कि अगर पार्लियामेंट स्टेट के वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर कानून बनाएगी तो ये देश के इंटरेस्ट में होगा। For all states due to the severe drought conditions, a state legislature disagree, arguing that the water resources should remain under the exclusive state control and passes its own law on the matter। यानी कि state legislature इसको नहीं मानती। State law is in odds with the law subsequently passed by the parliament following the Rajya Sabha resolution। Considering Article 249, what is the validity of state law and how long the parliament law remain enforceable on the matter? देखिए, तो आर्टिकल 249 क्लियरली ये कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ स्टेट या रेजोल्यूशन पास कर, अगर किसी सब्जेक्ट पर काउंसिल ऑफ स्टेट ये रेजोल्यूशन पास कर देती है 2/3 मेजोरिटी से कि स्टेट के किसी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाए, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि पार्लियामेंट स्टेट के ऐसे सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी। तो यहाँ पर स्टेट ने जो ये कानून बनाया है ये बिल्कुल गलत है, लीगली टेनेबल नहीं है। हम पढ़ते हैं ऑप्शन, द स्टेट लॉ विल प्रिवेल विद इन द स्टेट्स टेरिटरी, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, द स्टेट लॉ इज वैलिड ओनली अंटिल पार्लियामेंट पासेस इस लॉ, यानी कि स्टेट का लॉ कब तक वैलिड रहेगा? जब तक पार्लियामेंट अपना कानून नहीं पास करती। Then the parliament law will override any conflicting state law for as long as the Rajya Sabha resolution is renewed।
तो जनरली ये 1 साल के लिए रहता है, लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली इसको रिन्यू किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two states, Maharashtra and Gujarat, seek uniform regulations on urban planning and invite Parliament to enact legislation on this subject state list matter। यानी कि दो स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पार्लियामेंट उनके लिए कानून बनाए। तो दिस इज बेस्ड अपॉन 252। पार्लियामेंट अगेन पासेस द अर्बन प्लानिंग रेगुलेशन एक्ट, ये स्टेट के लिए बना दिया पार्लियामेंट ने, विच बोथ महाराष्ट्र एंड गुजरात अडॉप्ट। Subsequently, Kerala, observing the act's success, wishes to adopt the same law without making a similar request to Parliament, according to Article 252। यानी कि इस कानून को बाद में केरला एक्सेप्ट कर लेता है और वो पार्लियामेंट से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। तो क्या केरला को इस सिचुएशन में पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उस कानून को एक्सेप्ट करने के लिए, या केरला बिना रिक्वेस्ट के भी उस कानून को एक्सेप्ट करता है? अब हम इसको देखते हैं। केरला मस्ट पास ए रेजोल्यूशन इन इट्स लेजिस्लेचर टू अडॉप्ट द एक्ट, बट एनी फर्दर अमेंडमेंट इन द एक्ट बाय केरला वुड रिक्वायर प्रेसिडेंशियल असिडेंट। तो ये पहला ऑप्शन कहता है कि केरला को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और तभी इसको अडॉप्ट कर पाएगा, और कोई अगर उसमें फ्यूचर अमेंडमेंट करता है तो उसके लिए इसको प्रेसिडेंट की कंसेंट की आवश्यकता होगी। नो। नेक्स्ट, केरला कैन नॉट अडॉप्ट द एक्ट इज व्हाट ओनली वन फॉर द स्टेट इनिशियली रिक्वेस्टेड। ये गलत है, अलग स्टेट कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था। तो यानी कि अगर कोई एक्ट दो या दो से अधिक स्टेट की रिक्वेस्ट पर पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो कोई थर्ड स्टेट भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो बी ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है। नेक्स्ट, केरला कैन अडॉप्ट द एक्ट बाय अ रेजोल्यूशन इन इट्स लेजिस्लेचर, ये सही है यहां तक। बट वंस अडॉप्टेड ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील इट विद इन द केरला। तो यानी कि अगर केरला ने पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया ये कानून, दैट इज अर्बन प्लानिंग रेगुलेशन एक्ट, एक बार अडॉप्ट कर लिया, तो इसमें सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट जो होंगे दीज विल बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मींस केरला के पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो उसमें अमेंडमेंट कर दे, एज पर आर्टिकल 252। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। In response to an international environmental conference, India enters a treaty on reducing carbon emission, mandating stringent regulation on industrial pollutants. Since pollution control falls under the concurrent list, both the center and state have existing laws on emission standard. तो यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को देना है इफेक्ट, आर्टिकल 253 पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा आपका प्रायर नॉलेज अगर आपको है तो यहां पर आपकी हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट enact a new law to fulfill treaty obligation which conflict with the existing state pollution control laws based upon article 253, which law takes precedence in this scenario and under what condition if any can a state law prevail over the parliament law। तो ये किसी भी कंडीशन में प्रिवेल नहीं करता है और आर्टिकल 253 के अनुसार इसका पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करता है। तो पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्स लॉ विल टेक प्रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 253 as it was enacted to fulfill an international treaty making state laws ineffective to the extent of conflict। करेक्ट आंसर इज आंसर ए, क्योंकि अब जब हमको पता चल गया कि यह आंसर करेक्ट है तो हमें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एक बार पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, स्टेट लॉ विल टेक प्रेसिडेंस ड्यू टू द कंकरेंट नेचर, नहीं, क्योंकि आर्टिकल 253 ये क्लियरली कहता है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। थर्ड सी कहता है, ऑप्शन सी कहता है स्टेट लॉ विल कंटिन्यू टू अप्लाई बट ओनली इफ दे आर स्ट्रिक्टर देन द सेंट्रल, ये बात गलत हो गई यहाँ पर, तो दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, स्टेट लॉ विल ओवरराइड द सेंट्रल लॉ, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी भी आपको पढ़ाया। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरीके से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं और पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट राउंड में जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो क्विकली उसे पढ़ें, ठीक है। और वहां पर अगर आपका टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और अगर टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है
तो आपकी थोड़ी हेल्प नहीं होगी या थोड़ी आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट आपको पैसेज पढ़ना है और बिना पैसेज पढ़ा हुआ आप केवल जीएस में कर सकते हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप तुरंत क्वेश्चन पढ़ें। अब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फिर से दोबारा पैसेज में जाने के लिए पढ़ सकता है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज के बारे में बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है तो आपको दोबारा से पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया पैसेज का है तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से चीजों को समझ सकते हो। जैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देखा कि भाई ये एक्यूरेटली बात है तो मैंने इसी को करेक्ट कर दिया, तो फिर मैंने बताया कि आपको नीचे के ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कई तरह के ऑप्शन आपके ऐसे आएंगे जो दो ऑप्शन आपके सिमिलर होंगे। तो दो ऑप्शन जब आपके सिमिलर हों, जैसे कि यस या नो या दोनों में नो नो है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको दोनों ऑप्शन जो आपको सिमिलर लग रहे हैं उनको एक बार और पढ़ना है, और जो बेहतर एक्सप्लेन कर रहा है बात को, और बेहतर एक्सप्लेनेशन किस रेफरेंस में, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन पैसेज, वो आपके लिए बड़ी रेलिवेंट होगी। तो देखिए, मान लिया इसके ऑप्शन बी और सी हैं, और सपोज ये ऑप्शन बी और सी दोनों सिमिलर हैं, लेकिन एक जो बी है वो बात कर रहा है उस बात की, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारे पैसेज में दी हुई है, और सी जो है वो इससे ज्यादा इलेबोरेटिव है, बट ये वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा जो हमारे पैसेज में नहीं दी गई है। मतलब ये वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारे पैसेज में नहीं दी गई है। तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन के साथ जाना है? हमें उस इंफॉर्मेशन के साथ जाना है जो कि इंफॉर्मेशन हमारे पैसेज में दी गई है, भले ही ये थोड़ा लेस इलेबोरेटिव हो और ये थोड़ा वाइड इलेबोरेट हो। तो कई बार एग्जामिनर इस तरह की ट्रिक अपनाता है कि इसको थोड़ा लेस इलेबोरेट बनाएगा, इसको थोड़ा ज्यादा बनाएगा, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्योंकि ये ज्यादातर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है तो ये आंसर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तरह की ट्रिक अपनाता है आप लोगों के क्वेश्चन को गलत कराने के लिए। तो ये सब बातें आपको, ये सब टिप्स आपको ध्यान रखनी है। सो अब हम आते हैं, इसके ये आंसर हैं विद एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई विल कम अगेन विद मोर सच पैसेजेस। Till then, thank you very much. Goodbye and wish you all the best for your examination.